आपके अपने YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, जो है कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय से 5th चैप्टर। तो चलिए सब मिलकर सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले के बारे में। कोयला क्या है? अगर हम बात करते हैं तो कोयला जो है वह कार्बन की मुक्त अवस्था है। क्या है? कार्बन की मुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था समझाता हूं मैं इसको। क्या होता है? पृथ्वी पर लगभग 118 प्रकार के तत्व हैं, जिनमें से एक तत्व कार्बन है। यह इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं। 6 प्रोटॉन होते हैं। हम अगर ये रासायनिक संरचना की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन का जो परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। इसका भी बताया गया होगा कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। और जो इसका परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या वह कितनी है? 12। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन है। ये होता है हमारा रासायनिक संगठन। यानी जो कोयला है ये कार्बन का एक मुक्त रूप है, यानी कार्बन बिना किसी दूसरे तत्व से मिले हुए स्वयं अकेली स्वतंत्र रूप से कोयले के रूप में विद्यमान है। ये तो कार्बन के अनेक रूप हैं जिनमें वो कार्बन स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, जैसे ग्रेफाइट है, डायमंड है, जिसको अपरूप कहते हैं। अब बात यहाँ हो रही है कोयले की। तो कोयला एक ठोस काले रंग का पदार्थ होता है, और जो कोयला है, इस कोयले की जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वह संस्कृत भाषा के कोकिल शब्द से हुई गई है। कोकिल का अर्थ होता है, यानी कोकिल, कोकिल एक संस्कृत का शब्द है, यानी संस्कृत भाषा के इस शब्द से कोयले का नाम लिया गया है। कोकिल का अर्थ होता है काला। तो क्योंकि देखने में अगर हम भौतिक गुणों की बात करते हैं, कोयला जो है वो काला प्रतीत होता है, काला होता है। इस कारण से हम इसको संस्कृत भाषा के कोकिल शब्द के साथ तुलना करके हुए कोयला कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोयले के ये उपलब्धता के बारे में। जो कोयला है, कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे इस टॉपिक के अनुसार हम बात कर रहे हैं कोयले के बारे में। कोयला कार्बन की एक मुक्त अवस्था है, जो एक ठोस काले रंग का पदार्थ होता है, जिसका रासायनिक संगठन यानी इसका रासायनिक सूत्र जो है वो C होगा, C यानी कार्बन। अब यह एक प्राकृतिक संसाधन है। कोयला क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। ठीक है? वे महत्वपूर्ण मानव उपयोगी पदार्थ जो प्रकृति में विद्यमान है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी अपने आप प्रकृति ने हमारे लिए इनको बना के रखा है। प्रकृति ने बनाया विभिन्न प्रकारों में। इस पाठ के वीडियो के अगले भाग में हम पढ़ेंगे। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये है कोयला, यानी कोयला प्रकृति में हमें मिलता है। कोयले की खान होती है। पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम जिसको हम बोलते हैं कच्चा तेल, इसी पाठ में आगे पढ़ेंगे। प्राकृतिक गैस जो गैस चूल्हा में हम इस्तेमाल करते हैं, LPG, वो कैसे है प्राकृतिक गैस और उसमें जो अंतर वो मैं बाद में क्लियर करता हूं। वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, भूमि और अन्य खनिज लवण, जिसमें जो ये धातुएं आ जाती हैं, लोहा, सोना, चांदी के जो खाने होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? ये वे विभिन्न प्रकार के मानव उपयोग के महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जब प्रकृति में पाए जाते हैं, स्वतंत्र या संयुक्त अवस्था में।
संयुक्त अवस्था मतलब किसी दूसरे तत्व के साथ मिलकर के। अगर इनमें हम बात करते हैं, जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, खनिज लवण है, ये क्या है, इनके एक सीमित भंडार है, एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें वायु, जल और सूर्य का प्रकाश और भूमि, ये सीमित मात्रा में है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। इसी के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधन को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो हो गया हमारा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा जो होता है वह होता है अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। देखिए, नवीन का मतलब क्या है, नवीन जिसका पुनः निर्माण किया जा सकता है, वो वायु, जल, सूर्य का प्रकाश आदि, ये वो प्राकृतिक संसाधन हैं जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में विद्यमान है और ये कभी समाप्त नहीं होंगे। इन संसाधनों को हम नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं वे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में विद्यमान है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे और जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। यानी जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आ गया वायु, जैसे आ गया आपका जल, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अब ये देखिए, ये सारी चीज क्या है, महत्वपूर्ण मानवोपयोगी पदार्थ है ना। जल के बगैर तो कोई गतिविधि मनुष्य की कल्पना कर ही नहीं सकते। जल ही जीवन है, ठीक है। और वायु, प्राणवायु है, जो वायु के असीम भंडार हैं, इनके उपयोग देखते हैं अपन। वायु में जैसे पवन चक्कियां चला करके जो वायु की गतिज ऊर्जा है, उसके गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो सौर ऊर्जा है, सूर्य से प्राप्त जो ऊष्मा ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के द्वारा सूर्य की ऊर्जा को विद्युत सौर यंत्रों में, जो सोलर प्लेट्स होती हैं, सभी आज के दिन बहुत अच्छे जानते हैं, जो शिक्षित है या अशिक्षित उन सबको पता है। सोलर प्लेट एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की मदद से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो ये क्या हुआ, हमारे नवीकरणीय संसाधन है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। तो अगर हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के संसाधनों की, जिसको बोलते हैं अनवीकरणीय, ठीक है, जो अब परिभाषा में लिखी है, जो सीमित मात्रा में विद्यमान है। क्या है, सीमित मात्रा में विद्यमान है, उन्हें और जो एक निश्चित समय के बाद, और जो एक समय अवधि के बाद समाप्त हो जाएंगे, अवधि के बाद समाप्त हो जाएंगे, ऐसे जो संसाधन हैं, उन संसाधनों को हम, ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए, समय के अभाव मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्राकृतिक संसाधन जो सीमित मात्रा में है, यानी इनका निश्चित भंडार है। जब निश्चित भंडार है, क्या होता है कि प्रकृति में जो इनका निर्माण हुआ है वो लाखों हजारों वर्षों में हुआ है। जब हम इसका उपयोग करते हैं तो उपयोग बहुत तेजी से होता है, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में एक बड़ी मात्रा में इसके उपयोग कर लेते हैं।
लेकिन उतनी मात्रा बनाने में हजारों या लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ये इन्हीं कारणों से अगर हम इनका उपयोग करते रहे, इनका दोहन करते रहें, तो एक समय अवधि के बाद वो समाप्त हो जाएंगे। यानी जिस प्रकार से मैं उदाहरण दूं, इसके जो उदाहरण है, जैसे कोयला, जो हमारा आज का टॉपिक है, कोयला और पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम और जो पेट्रोलियम गैस है, प्राकृतिक गैस है। क्या मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, प्राकृतिक गैस भी एक अनवीनीकरणीय साधन है। और अतिरिक्त इसके जो अनेक प्रकार के जो खनिज लवण हैं, खनिज लवण जिस प्रकार से आपने सुना है ना, खान है, सोने की खान, लोहे की खान, तांबे की खान, ये सारे खनिज लवण प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं। इनकी एक निश्चित मात्रा विद्यमान है। ठीक है, तो ये सब हमारे अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था कि प्राकृतिक संसाधन क्या आते हैं, प्रकृति में विद्यमान वे महत्वपूर्ण मानव उपयोगी पदार्थ जिनका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यकलापों के लाभ के लिए करता है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और ये मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, नवीनीकरणीय और अनवीकरणीय। जो अनिश्चित मात्रा में विद्यमान है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, उनको बोलते हैं नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि हमारा वायु, जल, सूर्य का प्रकाश आदि आ गया। और अनवीकरणीय में आता है कि वे प्राकृतिक संसाधन जो एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध है और निरंतर उपयोग किए जाने के बाद जो एक निश्चित समय अवधि के बाद समाप्त हो जाएंगे, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। क्योंकि हमारा जो पाठ है उसका टाइटल क्या है, कोयला और पेट्रोलियम, तो हम फिर पुनः कोयले पे आते हैं। कोयला जो है उसके बारे में बात करें। कोयला कौन सी स्थिति में आता है? कोयला एक अनवीनीकरणीय पदार्थ है। यह प्रकृति में कैसे बना, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। एक जो कोयले की प्रकार की बात करते हैं, ठीक है, जो कोयला है, कोयले की प्रकार। देखिए, जो ये काला पदार्थ होता है कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत है उसके आधार पर हम पहला एक वर्गीकरण करते हैं। कोयले में कार्बन, जो कार्बन तत्व यानी जिसको संकेत सी होता है कि प्रतिशत मात्रा के आधार पर कोयला जो होता है हमारा वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार कौन सी हैं? पहली तो है हमारी पीट कोयला। क्या है? पीट कोयला। और जो दूसरा है वो होता है हमारा लिग्नाइट कोयला। और तीसरा जो है वह होता है हमारा बिटुमनी कोयला। और बिटुमनी कोयला के बाद में जो अगली हमारी चौथी प्रकार आती है वो होती है एंथ्रासाइट कोयला। ये जो विभिन्न प्रकार के मैंने नाम यहाँ लिखे हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो सारे के सारे कोयले के प्रकार हैं, ये उस कोयले में जो कार्बन तत्व होता है उसकी कितनी प्रतिशत मात्रा आती है उसके आधार पर होती है। अगर हम बात करते हैं पीट कोयले में कार्बन की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? 60%, यानी 60% कोयला होता है। यानी इसके अंदर 40% जो अन्य पदार्थ होंगे। ठीक है, जिस प्रकार मक्खन है, मक्खन से हम घी निकालते हैं ना, तो घी के अतिरिक्त मक्खन में जो कुछ अशुद्धियां रहते हैं, इसी प्रकार से अगर हम कोयले की बात करते हैं, कोयले की गुणवत्ता की, तो कोयले की गुणवत्ता तो कार्बन की उपस्थिति से होती है। तो इसके अंदर केवल 60% कार्बन है। इस कोयले को बोलते हैं पीट कोयला। अगला हमारा लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा जो होती है वो 67% होती है। ठीक है, लगभग। ये सारी बातें क्या है? लगभग होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि 60% बोला तो मैंने बोल दिया। ठीक है, लगभग इसके कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन रेंज यही होती है 60% यानी पीट कोयला। 67 के राउंड हमारा क्या आएगा? आपका लिग्नाइट कोयला। अगर हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की बिटुमनी कोयला, तो बिटुमनी कोयला के अंदर जो कार्बन की मात्रा है, उसकी कार्बन की मात्रा का जो प्रतिशत होता है वो होता है 80%। कितना होता है? 80%। यानी अगर हम बात करते हैं 100 ग्राम हमने बिटुमिन कोयला लिया, तो उसमें 80% क्या है? कार्बन तत्व जो विद्यमान है स्वतंत्र रूप से, और जो 20% है वो अन्य अशुद्धियां हो सकती है या अन्य रसायन हो सकते हैं। वो क्या होंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखते रहिए, पूरे वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए।
और जानकारी जो आपको उपलब्ध हो रही है इसके माध्यम से, अगर ये आपको अच्छी लगती है तो मेरा निवेदन ये है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है इस बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर मैं वापस टॉपिक पे आता हूं। ये है हमारा कार्बन की मात्रा, 80% इसमें जो है कार्बन है और शेष 20% अन्य पदार्थ होते हैं। वो कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, हमारे लिए वो भी बहुत उपयोगी के हैं। इसी विषय में, इसी पाठ में हम पढ़ेंगे। अगला आता है एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड में जो होता है ये कार्बन की जो मात्रा होती है ये लगभग 90% से 95% होती है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो एंथ्रासाइड है वो कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। कोयले का सबसे शुद्ध रूप है, सबसे शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप। कोयले का मतलब कार्बन का शुद्ध रूप हो गया, यानी पर्याप्त रूप से अगर बात करें तो कार्बन होती है, यानी 100 ग्राम अगर हमने एंथ्रासाइड कोयला लिया, इस 100 ग्राम एंथ्रासाइड कोयले के अंदर 90 से 95% जो तत्व होता है वह होता है कार्बन, और जो शेष 5% है वह भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो भी उपयोगी है। वो उपयोगी पदार्थ इस कोयले से प्राप्त किए जाते हैं विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा, वो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से हमने पढ़ा जो कोयला है वो मुख्यतः उसमें उपस्थित कार्बन तत्वों की प्रतिशत मात्रा के आधार पर हमने 4 प्रकार का बांटा। पीट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 60% है, 60% है। दूसरा आता है लिग्नाइट कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 67% है, और अगर हम विटामिन कोयले की बात करें कार्बन की मात्रा 80% है। और सबसे शुद्ध कोयले का जो रूप होता है, आपकी परीक्षाओं में 1 नंबर के जो अंक आते हैं, बहुविकल्प के प्रश्न होते हैं या अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न होते हैं, उनमें पूछा जा सकता है कि कोयले की कौन सी किस्म सबसे अधिक शुद्ध होती है, वह हमारा एंथ्रासाइड, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन की उपस्थिति है वह कितनी है, 90 से 95%। अब हम बात करते हैं कोयले की प्रकार, एक दूसरे प्रकार से कर लेते हैं। कोयला जो होता है हमारा वो अलग अलग पदार्थों से बना है। ठीक है, कि कोयले के कोयला किस पदार्थ से बना है, किस पदार्थ से बना है इस आधार पर, इस आधार पर जो कोयला है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन से 3 प्रकार, कौन से 3 प्रकार का होता है? सबसे पहला आता है लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला जिसको हम काष्ठ कोयला भी बोलते हैं, काष्ठ कोयला। अगला जो होता है दूसरे प्रकार का वो जो होता है हमारा, वो होता है पत्थर का कोयला, पत्थर का कोयला। और जो तीसरी प्रकार होती है वो होता है तीसरा अस्थि कोयला। ठीक है, अस्थि कोयला, अस्थि कोयला। ठीक है, ये वहां पर जो वर्गीकरण हमने किया था कोयले का, वो किया था हमने उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर। और ये जो हमने किया है ये किसके आधार पर किया हमने, ये हमने किया है कि ये कोयला जो बना है वो किससे बना है। सबसे पहला होता है जैसा क्या बना, लकड़ी, लकड़ी का दूसरा जो पर्यायवाची वो क्या था, काष्ठ, यानी काठ बोलते थे लकड़ी को, काठ। ये लकड़ी को जब वायु की अपर्याप्त आपूर्ति में जब गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, ये तो बहुत ही सामान्य क्रियाकलाप अपने घर पे करते हो। हम जब चूल्हे में खाना बनाने के लिए ग्रामीण अंचल से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अवश्य इसको जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि शहरों वाले, शहरों में संभावना कम होती है, लेकिन शहर बहुत, जो छोटे शहर हैं जो बहुत जनसंख्या में और ज्यादा बड़े नहीं है, उनमें भी ऐसा होता है कि वहां भी लकड़ी जलाई जाती है कोयले चूल्हे में। तो आपने देखा होगा जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी के जल जाने के बाद उसका क्या बनता है, कोयला। ये वही कोयला है। ठीक है, लेकिन इसको बनाने का प्रक्रम एक अलग प्रकार से है, इसको व्यावसायिक रूप से बनाने के लिए अलग प्रक्रम इस्तेमाल किया जाता है, वो एक अलग विषय है, बाद में बात करेंगे। तो जिस कोयले को हम बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात जो लकड़ी का भंजनासन करने में या लकड़ी को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाने के कारण उत्पन्न होता है, वह होगा हमारा लकड़ी का कोयला या काष्ठ के कोयला। दूसरा होता है पत्थर का कोयला। देखिए बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो पृथ्वी ने झेली हैं। पृथ्वी पर अनेक बार भूकंप आए हैं, बाढ़ आती है तो हमने भी देखा है। तो जो विभिन्न जो प्राकृतिक आपदाएं थे, उन आपदाओं के कारण बड़े के बड़े विशाल क्षेत्र तक फैले हुए जो वन आदि थे वो कहीं किसी तरह से धरती में समा गए।
तो धरती में समाने के बाद जो वनों में जो वनस्पति थी, वनों में जो वनस्पति थी और वनों में कुछ जीव जंतु भी थे, ठीक है। और उनसे क्या हुआ, जो जंतु थे उनकी हड्डियों से जो कोयला बना वो क्या है, अस्थि कोयला। अस्थि नाम में कहता है हड्डी, कहता है हड्डी। हड्डी से बने कोयले को अस्थि कोयला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थि कोयला, हड्डियों से बनता ही है, ठीक है। इसको वैसे परिष्कृत भाषा में इसको चारकोल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, चारकोल। अभी बताता हूं मैं ये चारकोल क्या होता है, ठीक है। हम पहले इसको कहते हैं पत्थर का कोयला। यानी जब ये वनस्पति है, वहां जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, जितने भी सजीव पदार्थों की अगर बात करें, उनका जो एक मुख्य जो अभिन्न घटक है वह है कार्बन है। हमारा सभी जीवों का शरीर, इनके अंदर हमारी जो संरचना का एक बहुत बड़ा भाग जो कार्बन तत्वों से बना हुआ है। तो जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, सब कार्बन से बने हैं। ये जब धरती में समा गए तो धरती में समा जाने के कारण जो धरती के अंदर जो मिट्टी थी, उस मिट्टी में इनके कण थे। तो इस प्रकार से बहुत लंबे प्रक्रम में, जो इसको अगले वीडियो के पार्ट में हम पढ़ेंगे, ये पत्थर के कोयले का निर्माण हुआ। आपने देखा ना कि बहुत बार जब शादी विवाह में भट्टियां लगाई जाती हैं, तो जो हलवाई होते हैं उनके पास एक बहुत ही कठोर पत्थर के जैसा एक कोयला होता है। वही कोयला होता है हमारा कौन सा, पत्थर का कोयला। और ये पीट कोयला होता है। पीट कोयला और जो लिग्नाइट कोयला होता है वह इस श्रेणी में आता है, पत्थर का कोयला। इसकी बात करते हैं, ये बहुत कम संवेदनशील है जलने में, यानी ये बहुत शीघ्र आग नहीं पकड़ता। और जब ये आग पकड़ देता है उसके बाद ये शीघ्रता से बुझता नहीं है। ये ही बात बड़ी उपयोगी है हलवाइयों के लिए, ठीक है ना। इस या फिर जो रेल के इंजन चलाने के लिए, क्योंकि जो लकड़ी का कोयला वो जल्दी से जल जाएगा और जल्दी से इसकी राख बन जाएगी। लेकिन अगर ये पत्थर का कोयला है, ये पत्थर की कोयला का ये जो गुण है, ये अपने आप में हमारे लिए उपयोगी हो गया। बहुत देर से आग पकड़ता है, आग पकड़ने के बाद यह बहुत देर तक जलता रहता है। अब हम बात करते हैं अस्थि कोयला, जो हड्डियों के बंधन आसवन से, बंधन आसवन क्या होता है, वायु की अनुपस्थिति में जब किसी पदार्थ को बहुत अधिक गर्म किया जाता है और दबाव भी दिया जाता है, तो वह पदार्थ अपना स्वरूप बदलता है और स्वरूप बदलने के बाद एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। ये जो क्रिया है इसको बोलते हैं बंधन आसवन। ये बंधन आसवन किसी भी चीज का हो सकता है। अगर यही बात हम करें हड्डियों के लिए, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो जीव जंतु थे, जैसे वनों में रहने वाले जो जंगली पशु थे, पक्षी थे, वो सब जब दबे ना भूमि में, उनकी जो हड्डियां थी वो भूमि के दबाव और भूमि के ताप के कारण किस में बदल गई, हड्डियों में। तो ये कोयला क्या हुआ, इसको कृत्रिम रूप से भी बनाया जाने लग गया। हड्डियां जो होती हैं, जो जंतु आदि मर जाते हैं, उनकी जो खाल उतार करके चमड़ा उद्योग में उनका इस्तेमाल किया जाता है, और जो हड्डियां बची हैं उन हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है हड्डियों के अस्थि कोयला बनाने के लिए। अस्थि कोयला क्यों बनाया जाता है, देखिए अब हम बात करते हैं उपयोग की। जो लकड़ी का कोयला है, ये एक हल्का और बड़ी सरलता से उपलब्ध होने वाला है, बहुत आसानी से आंच पकड़ लेता है और ये बहुत अधिक राख भी नहीं देता, बिना धुएं के जलता है। इसका ऊष्मीयमान अधिक है, यानी ये अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी देता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। और दूसरी जो बात आती है पत्थर का कोयला, इसका भी जो ऊष्मीयमान है वो अधिक है, ये भी ऊष्मा देता है। तो जो पहली दो श्रेणी है, लकड़ी का कोयला, पत्थर का कोयला, ये दो जो किस्में हैं, इनका उपयोग तो ईंधन के रूप में किया जाता है। जितने भी घरेलू उपयोग में अगर हम बात करें या औद्योगिक निर्माण में, औद्योगिक इकाइयों में हम बात करें, तो जो 35% से 40% जो ऊष्मा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन प्रयोग होता है वह कोयला होता है। जिस प्रकार जो ईंट के भट्ठे बनाने के लिए सरकार ने लगाया ना कोयले का उपयोग होगा, तो वो लिग्नाइट कोयला होता है, ठीक है। यानी जो पत्थर का कोयला होता है, तो ये 35 से 40% जो ईंधन की आपूर्ति है वो कोयले के रूप में की जाती है। अब बचा हुआ तीसरी किस्म अस्थि, ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं होता। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है चीनी उद्योगों में। चीनी उद्योगों में अगर आपने कभी गौर किया है, जो चीनी होती है, आप अगर कभी ध्यान से देखोगे, कभी कभी आपके घर में चीनी आती है जो हल्की पीले रंग की दिखाई देती है, लाइट पेल कलर। और कभी कभी आपने देखा होगा चीनी बिल्कुल सफेद क्रिस्टल व्हाइट, बिल्कुल पारदर्शी शीशे की जैसी साफ दिखाई दे रही है। देखिए जब जो चीनी का निर्माण होता है वो गन्ने के रस से होता है, जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं। इसको रासायनिक नाम इसका है सुक्रोज, यानी जो चीनी का रासायनिक नाम है वो क्या है, सुक्रोज। जो ये गन्ने के रस का जब संशोधन किया जाता है, एक बड़ी प्रक्रिया है, इसको मैं संक्षिप्त में बताता हूँ।
तो उसके बाद चीनी का निर्माण होता है। उसमें अनेक अन्य पदार्थों की उपस्थिति के कारण, कुछ अशुद्धियों के कारण उसका जो रंग होता है ना वह हल्का पीला होता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, जो एक अस्थि कोयला होता है, ठीक है, ये चारकोल के जैसे काम करता है, अशुद्धियों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अस्थि कोयला आता है, इस अस्थि कोयले को चीनी उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो चीनी के अंदर जो पीलापन है, जो पीलापन है, वो पीलापन हट जाता है और चीनी जो है बिल्कुल व्हाइट, क्रिस्टल व्हाइट, सफेद हो जाती है। ठीक है, ये प्रक्रिया करने के लिए जो चीनी बनाने में अस्थि कोयले का इस्तेमाल होता है। दूसरा, आपने देखा होगा ना आज के दिन बाजार में बहुत सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फेस वॉश जो होता है, वहां आपको दिखाया हुआ होगा जो फेस वॉश है, या नापतोल नाम का जो टीवी चैनल आता है उसमें आपने दिखाया होगा कि कुछ ऐसी क्रीम होती है, वो क्रीम किससे बनी हुई है, चारकोल से। वो चारकोल यही है, एक्टिवेटेड चारकोल। ये एक एब्जॉर्बेंट का काम करता है। बड़ी कक्षाओं का विषय है, मैं सिर्फ इतना बता देता हूं कि ये अशुद्धियों को अपनी तरफ खींच लेता है। मोटी बात को तो समझ लीजिए, आपके स्तर पर ये जान लेना इतना ही पर्याप्त है कि चारकोल के अंदर एक गुण होता है कि ये कुछ विशेष अशुद्धियों को, विशेष पदार्थों को अपनी तरफ खींच लेता है, एब्जॉर्बेंट का काम करता है। तो जब इसको चीनी उद्योग में चीनी के ऊपर डाला जाता है, उसके अंदर जो पीले रंग की जिन रंग अशुद्धियों के कारण उसका चीनी का रंग पीला है, वो पीला उसको ये अवशोषित कर लेता है और उससे वो सफेद हो जाती है। फेस वॉश जो है हमारा, या जो क्रीम है, उनके अंदर जो ये चारकोल होता है, जो चेहरे को होते हैं, तो चेहरे के अंदर जो अशुद्धियां रहती है उनको ये चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल, आपको एड में बहुत अच्छे से कई बार दिखाया भी गया है, वो खींच लेता है इस तरह से, और रंग ऐसा दिखाया जाता है, क्लेम करते हैं वीडियो एडवर्टाइजमेंट वाले कि रंग साफ हो जाता है। मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये एक उपयोग की बात बता रहा हूँ, इसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, अब ये तो हमारे कोयले के बारे में। अब हमने इसकी बात की कि ये जो कोयला है, अभी बताया था कि प्रकृति में बन गया। कोयला एक प्राकृतिक संसाधन बना है, प्राकृतिक संसाधन है तो इसका मतलब ये प्रकृति में बना है। प्रकृति में बना है तो एक क्रिया आती है हमारे इसको होते कार्बनीकरण। क्या होता है इसको? कार्बनीकरण। क्या होता है कार्बनीकरण? ठीक है, प्रकृति में कोयले के निर्माण, कोयले का बनना, प्रकृति में कोयले के बनने की क्रिया को, कोयले की के बनने की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। क्या होते हैं? कार्बनीकरण। कोयले की बनने की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकृति में बनता है और जिस क्रिया के द्वारा बनता है उस क्रिया को बोलते हैं कार्बनीकरण। अब हम इसको विस्तार से कर लेते हैं, मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, ध्यान से सुनिए और वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे लिखते रहिएगा। ठीक है, अब आप आता है कि प्रकृति में आपके प्रश्न पूछा जाता है, प्रकृति में कोयले का निर्माण किस प्रकार हुआ। अब हमारा प्रश्न यही है क्योंकि कार्बनीकरण हो गया, कार्बनीकरण यानी प्रक्रिया जो प्रकृति में होती है, तो प्रकृति में होती कैसे है, यानी प्रकृति में जो कोयला कैसे बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, ये एक अनुमानित बात है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले, 300 मिलियन वर्ष पहले, 300 मिलियन वर्ष पहले, ये जो हमारा वर्तमान विज्ञान है उसके जो गणनाएं हैं, ये उन गणनाओं के आधार पर लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर। ठीक है, आप देख लीजिए लाखों वर्ष पहले की बात आ गई। लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या है, जनसंख्या तो बहुत कम थी, पूरी की पूरी पृथ्वी किसी वनों से ढकी हुई थी, वनों में वन्य जीव थे, पेड़ पौधे थे। अनेक बार प्रकृति ने सामना किया प्राकृतिक आपदाओं का, तो भूकंप आदि जो प्राकृतिक घटनाएं घटी, तो उन घटनाओं के कारण क्या हुआ, ये जो वन थे ये धस गए, इसमें भूमि में। ठीक है, और भूमि में धस गए, जब वो धसे तो बहुत गहराई तक धस गए। धस जाने के कारण क्या, उसके ऊपर क्या है, मिट्टी जो थी, जो भूमि पलटी तो उसके ऊपर मिट्टी गिरी, तो मिट्टी से क्या बन गया, उनके ऊपर दबाव, और अंदर ही अंदर जो है पृथ्वी की भी एक गर्मी है, पृथ्वी की एक उष्णता है। अगर हम पृथ्वी के क्रोड़ की बात करें तो पृथ्वी के क्रोड़ का जो तापमान, क्रोड़ का मतलब सेंटर, अगर मान लीजिए ये मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीच का भाग है, यहाँ पर लोहा जैसी धातु भी तरल अवस्था में है, पिघली हुई अवस्था में। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो तापमान है हजारों डिग्री सेल्सियस है, हजारों डिग्री सेल्सियस, यानी पृथ्वी के अंदर भी गर्मी है। तो ये पृथ्वी की गर्मी के कारण और पृथ्वी के ऊपर दबाव के कारण जो ये वनस्पति थी, जो पेड़ पौधे थे, ये धीरे धीरे
कोयले में बदल गए। इस प्रकार से प्रकृति में कोयले का निर्माण हुआ। यानी अगर आप पेपर में आपसे पूछा जाए तो कैसे लिखोगे, ये तो मैंने समझाने की बात कर दी। तो सरल शब्दों में क्या लिखोगे यहाँ पे, आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व प्राकृतिक आपदाओं के कारण, क्या लिखोगे, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आदि, वन भूमि में धस गए, धस गए और मिट्टी के दबाव व भूमि के ताप के कारण, भूमि बोल दो, पृथ्वी बोल दो भाई, ठीक है, पृथ्वी के ताप के कारण धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इस प्रकार प्रकृति में कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये तो हमारा कोयला, अब कोयला बन गया, हमने क्या पढ़ा है, कोयले का उपयोग भी पढ़ दिया। अब बात करते हैं कोयले के बारे में। ठीक है, एक प्रक्रिया है भंजन आसवन। अभी हमने बात की थी ना कि कोयले के विभिन्न प्रकार हैं जिनमें कार्बन की मात्रा अलग है, जैसे पीट कोयला 60%, उसमें 60% कार्बन है, बिटुमेन में 80% कार्बन है, एंथ्रासाइट में उसमें जो बचा हुआ भाग है वो क्या है, वो जो है वो पदार्थ क्या है। अब मैं उसके बारे में बताता हूँ, कोयले का भंजन आसवन। कोयले का भंजन आसवन, चलिए मैं बात बताता हूं, उससे पहले हम बात करते हैं कोयले के बारे में। ये जो कोयला है प्रकृति में बन गया, तो ये प्रकृति में बना, ये ऐसा नहीं कि हर कहीं पे विद्यमान है, जहां पे भी खोदो वहां पे कोयले के खाने निकल आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें भौगोलिक स्तर पर पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जो कोयले का उत्पादन होता है वो चीन में होता है, दूसरे स्थान पर आता है अमेरिका, तीसरे स्थान पर आता है ब्रिटेन, भारत जो है तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर चौथे स्थान पर आता है भारत। ये तो है मतलब के जो कोयले के उपलब्ध भंडार जो है वो इन देशों में। अब हम बात करते हैं उपयोग के आधार पर, तो सबसे अधिक उपयोग करने वाला भी कौन है, चाइना। उपभोक्ता यानी जो इसका उपयोग करने वाला है, अगर विश्व के भी 4 उपभोक्ताओं की बात करें तो पहला सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन है, चीन। बहुत औद्योगिक इकाइयां चीन में स्थापित हैं, तो कोयले का वहां बहुत अधिक उपयोग होता है। दूसरे नंबर पे आता है यूएसए और तीसरे नंबर पे आता है भारत, यानी भारत के अंदर भी बहुत इस्तेमाल होता है कोयले का। और अगर हम भारत में ही बात करते हैं कि ये जो कोयला है ये भारत में कहाँ मिलता है, तो भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उनमें से सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला जो है वो झारखंड है, झारखंड के बाद मध्य प्रदेश आ गया, उड़ीसा आ गया, और पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। ये वो मुख्य राज्य हैं जिनमें कोयले की खानें पाए जाते हैं। तो ये तो था हमारा कोयले के बारे में कि कोयला भारत में और विश्व में कहाँ पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, कोयले का भंजन आसवन। कोयले का छोड़िए, भंजन आसवन क्या होता है कि किसी भी पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करना, यानी बहुत अधिक तापमान तक गर्म कर दो और वायु मत दो, यानी ऑक्सीजन की आपूर्ति वो है उसको कम करो या बिल्कुल ना ही आपूर्ति करो, तो जो नया पदार्थ बनता है उस पदार्थ के में परिवर्तन होने के बाद, ठीक है, वो एक नया पदार्थ प्राप्त होगा। और ये जो क्रिया है किसी भी पदार्थ को वायु की अनुपस्थिति में उच्च तापमान तक गर्म करना, वो क्रिया कहलाती है भंजन आसवन। तो अगर ये कोयले के साथ किया जाता है तो उसको बोलते हैं कोयले का भंजन आसवन। यानी मैं परिभाषा लिखता हूं, जैसे कहता है कोयले को
वायु की अनुपस्थिति में, वायु का मतलब यहाँ पे होता है हमारा ऑक्सीजन, ज्यादातर ये मान के चलिए वायु यानी ऑक्सीजन, वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करना। उच्च ताप कितना हो सकता है भाई? ये कोयले की वैरायटी के अनुसार 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस। इस कोयले में हमने बनाना क्या है अब ये निर्भर करता है, क्योंकि जैसे पीट कोयला है उसमें 60% तो हमारा क्या है कार्बन बचा हुआ शेष है, वो क्या पदार्थ है उनको प्राप्त करना है। जिन पदार्थों को प्राप्त करना है तो तापमान के रेंज उसके अनुसार ही होगी। तो गर्म 200 से 200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना कोयले का भंजन आसवन कहलाता है। इसका क्या कहलाता है? कोयले का भंजन आसवन। भंजन आसवन आसे वन कहलाता है। जब ऐसा किया जाता है तो बहुत सारे मिलते हैं भंजन आसवन के कारण, यानी कोयले के भंजन आसवन से, कोयले के भंजन आसवन से कोल गैस आदि अनेक रासायनिक रूप से उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक, ये लीजिए, ठीक है, ये बना गया बंधन आसन। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूं अस्थि का बंधन आसन, यानी हड्डियों को वायु की अनुपस्थिति में या वायु की कम आपूर्ति में उच्च ताप तक गर्म करना गया है, अस्थि का बंधन आसन कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पेट्रोलियम का बंधन आसन कहता है। पेट्रोलियम यानी ये जो शब्द है ना, ये रिप्लेस किया जा सकता है। यहाँ जो शब्द है पेट्रोलियम का बंधन आसन, तो ये सारी डेफिनेशन वही रहेगी। जहां पे कोयला है वहां पे आप पेट्रोलियम लिख देना। ठीक है, तो बात करें कोयले की। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तक गर्म करना। वायु की पूर्ण अनुपस्थिति भी हो सकती है। हमने उत्पाद क्या बनाना है ये उस बात पर निर्भर करता है, या कुछ आपूर्ति दी जा सकती है, कुछ आपूर्ति ऑक्सीजन की जा सकती है, मंद यानी अपर्याप्त आपूर्ति भी की जा सकती है। जो पदार्थ हमने बनाना है उसको ध्यान में रखते हुए उच्च ताप तक जब गर्म किया जाता है एक नया पदार्थ बनता है। जब हम कोयले को करते हैं तो कोयले से हमें क्या प्राप्त होता है? कोक। ठीक है, जो हमारी इसी पाठ का अगला टॉपिक है कोल तार। ये भी हमारा है कोल तार, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है जो बहुत उपयोगी होता है। ये सब कोयले से प्राप्त किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त मिलती है कोल गैस। ये सारी चीजें क्या है, इन सब को जानने के लिए आप कहीं नहीं जाइएगा, YouTube चैनल अत्रि एकेडमी पर बने रहिए। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होते हैं अगले इस टॉपिक को लेकर के।